दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि सर नया साल शुरू हो गया है, कैमरा खरीदने का प्लान कर रहे हैं बट बहुत ही कन्फ्यूजन है, कौन सा कैमरा हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है, किस तरह के कैमराज में हमको अपना पैसा डालना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा जल्दी से बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे, और जो भी मेरी तरफ से जो पॉइंट्स बन पड़ेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप कोई नया कैमरा खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक सही फैसला लेने में कामयाब हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपका बजट। अब देखिए, बजट है ना, वो ही सब कुछ होता है। हमारा ड्रीम कैमरा कुछ भी हो, लेकिन बात आके ठहर जाती है कि हमारी पॉकेट में कितना पैसा है। तो पहले आप ये देखिए कि आप कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं अपने इस प्रोफेशन पे या अपने शौक़ पे या फ़ोटोग्राफ़ी, जो भी आपका, जिस तरह से भी आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को लेके आगे लेके जाने वाले हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले बजट जो है वो आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 2025 में आपको हर अलग-अलग रेंज के, हर अलग-अलग प्राइसेस की रेंज है वो काफ़ी बड़ी मिल जाएगी, और जहाँ पर आप एक एंट्री लेवल कैमरा से हाई एंड प्रोफेशनल कैमरास जो हैं वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शौकिया फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी आपकी एक हॉबी है, आपको फ़ोटोग्राफ़ी के बेसिक्स को समझना है, आपको फ़ोटोग्राफ़ी को जानना है, आपको ये देखना है कि मुझे प्यार तो है फ़ोटोग्राफ़ी से, लेकिन मैं अल्टीमेटली मेरा फ़ोटोग्राफ़ी में क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या मैं फ़ोटोग्राफ़ी को आसानी से कर पाऊँगा, सीख पाऊँगा वगैरह वगैरह, इस तरह के दिमाग में क्वेश्चंस हैं आपको। तो मेरा यहाँ पर एडवाइस है कि आप बिल्कुल एंट्री लेवल कैमरा पे जाइए, और यहाँ पर आपका जो बजट है 30 से 50 हज़ार रुपये के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो भी कैमरा आते हैं 30 से 50 हज़ार रुपये के अंदर, वहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ़ी के बेसिक्स को आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी बेसिक्स को सीख के आपको लग रहा है कि आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आप जो है थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप एक हॉबियिस्ट हैं, आप एक शौकिया हैं और अभी आप श्योर नहीं है कि आपका फ़ोटोग्राफ़ी में क्या फ्यूचर होने वाला है, तो आपका बजट इतना ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर लेवल से आगे जा चुके हैं, आपका शौक पूरा हो गया है और अब आप फ़ोटोग्राफ़ी को थोड़ा सीरियसली लेने लगे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा-सा अभी एक अच्छा कैमरा में इन्वेस्ट करूँ, एक अच्छे लेंस में इन्वेस्ट करूँ और मैं फ़ोटोग्राफ़ी को थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पर आपका जो बजट है वो 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरी आप देखिए, आप किस तरह की कैटेगरी में इस वक़्त फ़िट हो रहे हैं। लेकिन आप बिगिनर लेवल से आगे निकल चुके हैं, आप एक जो है शौकिया लेवल से आगे निकल चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है अब काफ़ी ऊपर आ चुका है फ़ोटोग्राफ़ी में लेके, और अब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे इससे अर्निंग करनी है, मुझे अपना फ़ोटोग्राफ़ी का बिज़नेस शुरू करना है, असाइनमेंट्स करके पैसा कमाना है। लेकिन अभी आप श्योर नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा तामझाम इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एडवाइस रहेगा कि आप अपना बजट जो है वो करीब 1 लाख से लेके 1.5 लाख या 1,70,000 तक का रखिए, ताकि आप एक अच्छी रीज़नेबली कैमरा बॉडी और एक रीज़नेबली 1 या 2 लेंस अपने साथ रख सकें, जिससे आप अपनी अर्निंग की शुरुआत है वो आप कर सकें। तो आपको बहुत ही केयरफुली दोस्तों सोचना पड़ेगा अपने बजट के बारे में। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स गलती यही करते हैं कि यार शुरुआत में बड़े-बड़े कैमरा ले लेते हैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी नॉलेज के, और बाद में जब तक वो सीख पाते हैं तब तक वो कैमरा मॉडल्स पुराने हो जाते हैं, उनके किसी काम के नहीं रहते, और बाद में उनको बेचना कई बार मुश्किल होता है, और कई बार जो है कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि सीखने में टाइम बहुत लग गया और वो पैसा भी नहीं कमा पाए, तो वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप इन 3 कैटेगरी से आगे आ चुके हैं, यानी कि आप हॉबीज़ से आगे निकल चुके हैं, बिगिनर लेवल से आगे निकल चुके हैं और थोड़ा-सा सेमी प्रोफेशनल या कह सकते हैं एमेच्योर लेवल से आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ पर फिर आपको जो है आपका जो बजट वो मेरे हिसाब से होना चाहिए 2 लाख रुपए से लेके फिर जो है स्काई इज़ द लिमिट, जहाँ आप जितना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इस प्रोफेशन में 100% जाना है, इसी से अर्निंग करनी है, इसी से अपना जो है अपनी लिविंग करनी है। तो इस बात का ध्यान रखिए और वहाँ पर फिर आप खुल के पैसा खर्च करिए। आप बेहतरीन कैमरा बॉडी लीजिए, चाहे उसकी कीमत, बॉडी कीमत 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 3.5 लाख हो वगैरह वगैरह, वो आपको आने वाले टाइम में पे करेगी। और अच्छे लेंसेज के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार उस लेवल पे आ गए हैं और तय कर लिया कि अब मुझे इसी बिज़नेस से पैसा कमाना है, तो फिर आपके पास में बेस्ट ऑफ द गियर होने चाहिए। तो ये मेरा एक शुरुआती तौर पे आपको एडवाइस रहेगा कि बजट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो दूसरी चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है टाइप्स ऑफ कैमरा, यानी कि अलग-अलग तरह के कैमराज़ आते हैं। तो यहाँ पर आपको केयरफुली डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का कैमरा लेना है। सो 2025 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मिररलेस है, डीएसएलआर है या पॉइंट एंड शूट कैमरा है। तो अगर आप एक बिगनर हैं, आप अभी सीख रहे हैं, शौकिया हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो आप एक पॉइंट एंड शूट कैमरास पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं और आपको कैमरा के बेसिक समझ में आते हैं, जैसे कि आईएसओ वगैरह,
कैसे काम करता है, शटर स्पीड कैसे काम करती है, या अपर्चर किस तरह से काम करता है, वाइट बैलेंस किस तरह से काम करता है फोटोग्राफी में, वगैरह वगैरह आपको काफ़ी सारे। और आप ट्रैवल पे लेके जा रहे हैं, या आप नॉर्मल इवेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप एक आपको लैंडस्केप लेना है, या आपको पोर्ट्रेट्स लेना है, वो सारी चीज़ें आप पॉइंट एंड शूट कैमरा में भी कर सकते हैं। और ये कैमरा काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाते हैं। बट ये कैटेगरी मैं उन्हीं को सजेस्ट कर रहा हूँ जो बिल्कुल अभी शौकिया तौर पे शुरुआत कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरे टाइप की बात करें तो यहाँ पर हाँ, मिररलेस आपको मिल जाता है। मिररलेस आजकल इन थिंग है भैया, आजकल मिररलेस का ज़माना आ गया है। और मिररलेस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी जो है पॉइंट एंड शूट कैमरा की तरह काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं साइज़ में, काफ़ी लाइट वेट होते हैं, और इसके अंदर भी आपको आजकल बहुत ही एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हर कैटेगरी के अंदर आज की डेट में आपको मिररलेस कैमरा मिल रहा है। चाहे आप एक हॉबीइस्ट फोटोग्राफर हो, चाहे आप फिर एक एमेच्योर फोटोग्राफर हो, या फिर आप जो है एक हाई एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, तो सभी रेंज के अंदर आपको मिररलेस कैमरास मिल जाते हैं। तो अपने बजट के अनुसार आप बेस्ट मिररलेस कैमरा चुन लीजिए। यहाँ पे मॉडल्स मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हर कंपनी के कैमरास आजकल अच्छे ही होते हैं। ज़रूरत होती है आपको समझने की आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तीसरा ऑप्शन जो है वो रहता है हमारा डीएसएलआर का। अब हालांकि डीएसएलआर जो है काफ़ी सारी कंपनीज ने बनाने बंद कर दिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मार्केट के अंदर आपको सेकेंड हैंड या नए डीएसएलआर अभी भी अवेलेबल हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि डीएसएलआर के अंदर जो है आपको मिल जाती है अच्छी बैटरी लाइफ, आपको डीएसएलआर में मिल जाता है जो जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिल जाता है, इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साइज़ में थोड़ा सा बल्की होता है, बट सीखने के लिए या इवन प्रोफेशनल काम करने के लिए आज भी कई अच्छे खासे मॉडल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास में बजट कम है तो आप सेकेंड हैंड डीएसएलआर भी खरीद सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहाँ पर सेकेंड हैंड डीएसएलआर लेंगे तो आप थोड़े हाई एंड मॉडल कम पैसे में 30-50-60 हज़ार रुपये के अंदर आपको अच्छे मॉडल्स मिल सकते हैं, तो आप एक शुरुआत अपनी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सेकेंड हैंड लेना है या फिर आपको नया लेना है। बट ये सारे ऑप्शंस को आप दिमाग में रखिए, मार्केट में जाइए, थोड़ा रिसर्च करिए एंड फाइंड द बेस्ट कैमरा फॉर यू। अब जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है वो है, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि मेगापिक्सल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कैमरे का सेंसर। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छा कैमरा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो बड़े साइज़ के सेंसर होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें APS-C सेंसर या फुल फ्रेम सेंसर्स, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं लो लाइट के अंदर। बोके भी आपको ज़्यादा मिलता है, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, बैकग्राउंड को आप अच्छा ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, और टफ सिचुएशन के अंदर ये दो टाइप के सेंसर वाले कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कैमरास के अंदर आपको माइक्रो फोर थर्ड्स सेंसर आता है, वो वाले कैमराज, या जो आपको और भी छोटे सेंसर वाले कैमराज मिलते हैं उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको सेंसर का साइज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप APS-C सेंसर से भी शुरुआत करेंगे तो वो कोई बुरी चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रो फोर थर्ड सेंसर पे जाते हैं तो कुछ कैमराज जो हैं, जो मैंने टेस्ट किए थे, मेरे पिछले 4-5 सालों में मैंने रिव्यू भी किया है, मैंने जिनको टेस्टिंग में बताया भी है, तो मुझे लूमिक्स के कुछ कैमराज आते हैं जो कि माइक्रो फोर थर्ड सेंसर्स में हैं, या फिर ओलंपस के कुछ कैमराज आते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वही होता है कि जैसे आप लो लाइट में जाते हो तो वहाँ पर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू आता है। बट टू बिगिन विद दीज कैमराज आर ऑल्सो गुड। बट एक बेसिक फंडामेंटल को आपको समझना है कि सेंसर का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना आप ब्लर कर पाएंगे, उतना ही आपको जो है बोके अच्छा मिलेगा, और आप जो है उसकी इमेज क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो सेंसर्स बहुत ही स्मॉल साइज़ में आते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब जो चौथा पॉइंट निकल के आता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी कैमरा ले रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ को भी आप ज़रूर चेक करिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ से मेरा क्या मतलब है कि आप अगर व्लॉगिंग करते हैं, आप यूट्यूब के लिए कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, या आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो 4K तो आजकल बेसिक हो गया, यानी कि 4K तो होना ही चाहिए। हालांकि काफ़ी सारे कैमरास 4K दे रहे हैं, बट आप चेक करिए कि 4K है तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो आपका होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक सेमी प्रोफेशनल, हाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं, आपको वीडियोस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शूट करने हैं, तो फिर वहाँ पर आप देखिए कि 4K के अलावा अगर आपके को 6K या 8K वाले सपोर्ट वाले कैमरा मिल रहे हैं तो आप उन्हें भी अच्छे विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। यानी कि अगर 6K 8K मिल रहा है तो आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, आप उसको थोड़ा क्रॉप भी करेंगे फुटेज को तो आपको क्वालिटी का लॉस नहीं होगा। उसके अलावा आप जो है ये चेक करिए कि आपको उसके अंदर फ्रेम रेट पे आप कितना हाईएस्ट फ्रेम रेट पे शूट कर सकते हैं वगैरह, जैसे कि 60p
100p वगैरह वगैरह। तो अगर आप 4K में, 6K में, 60p, 100p पे शूट कर पाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। साथ में आप बिट रेट भी चेक करिए कि अगर बहुत ज़्यादा बिट रेट आपको मिल रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पर आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलना गारंटीड है। तो ये सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉक प्रोफाइल्स भी आप चेक करिए, क्या आपको उसके अंदर लॉक प्रोफाइल्स वाला फीचर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर आपको लॉक प्रोफाइल्स वाला फीचर मिल रहा है कैमरा में, तो वहाँ पर आप जो है कलर ग्रेड भी एक बिल्कुल सिनेमैटिक, जैसे सिनेमा में आप देखते हैं कलर ग्रेडिंग, उस तरह से आप कलर ग्रेड भी कर पाओगे। तो ये कैमरास जो हैं थोड़े से महंगे आते हैं, जहाँ पर ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि 4 to 10 बिट है, लॉक प्रोफाइल्स हैं, या फिर जो हम हाई बिट रेट है, रॉ कैप्चर है वगैरह वगैरह, थोड़े महंगे आते हैं। और अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप मिनिमम 4K तो चेक करिए। 4K आजकल बेसिक नॉर्म है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, व्लॉगर के लिए, या यूट्यूब चैनल जो लोग चला रहे हैं उनके लिए। तो वहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिए। यू कैन स्टार्ट विद रीजनेबली गुड फीचर्स, और बाद में अगर आपका काम बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, पैसे आते हैं, तो फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके और भी अच्छे फीचर्स वाला कैमरा खरीद सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो मेरा 5वां पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप ज़रूर कंसीडर करिए। और वो पॉइंट है कि भैया हमें देखना है कि हमें कैसी बैटरी लाइफ मिल रही है और किस तरह का हमें जो है उसके अंदर कनेक्टिविटी मिल रही है। अब इन दोनों चीज़ों से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप बहुत सारी ट्रैवल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं, लंबे लंबे वीडियोज़ या फोटोग्राफी के लिए आप असाइनमेंट्स के लिए जाते हैं जहाँ पे आप लंबे समय के लिए शूट करते हैं, तो वहाँ पे अच्छी बैटरी लाइफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके काम को आसान बना देता है। लेकिन जैसे कि आजकल मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ही कैमराज के अंदर मैंने देखा है बैटरी लाइफ आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको 1, 2, 3 बैटरीज आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। फिर भी आप देखिए कि कौन से कैमरा में अच्छे फीचर्स के साथ में बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी मिल रही है, उसे आप ध्यान रखिए। कनेक्टिविटी से मेरा यहाँ मतलब है कि जैसे कि आपको उसके अंदर उस कैमरा में USB-C चार्जिंग का फीचर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या आपको जो है वायरलेस कनेक्टिविटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया वगैरह वगैरह। तो आजकल जैसे आप गिम्बल में लगाते हो अपने कैमरा को, तो वहाँ पर भी आपको जो है अगर ब्लूटूथ है तो आप गिम्बल के बटन से ही अपने कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो। या कुछ ऐप्स आती हैं आजकल आसानी से, वो आपको मिल रही है कि नहीं, वो ऐप्स के थ्रू जो है आप अपनी वीडियोज़ और फोटोज़ को अपने फ़ोन के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। तो इस तरह के फीचर्स उस कैमरा के अंदर आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो कितना फ्लॉलेस वो जो है फीचर काम करता है, उसे भी ज़रूर टेस्ट करके देखिए। तो ये थे मेरे आज के मेजर 5 पॉइंट्स। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो 2025 में या 2025 में आप एक अच्छा कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप स्पेसिफिकली अपनी ज़रूरत लिखिए नीचे कमेंट करके कि भाई मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इस तरह की फ़ोटोग्राफी करता हूँ। तो अगर आप एक मुझे अच्छे से लिख के अपना प्रॉब्लम को आप नीचे कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसका सही से उत्तर दे पाऊँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो बहुत ही बेसिक सवाल लिखते हैं, सर कौन सा कैमरा बेस्ट है वीडियो के लिए, फ़ोटो। तो ये बहुत ही एक जनरल सवाल हो गया। लेकिन आप थोड़ा स्पेसिफिकेशंस देंगे कि आपका पर्पज़ क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आप किस तरह के बजट में ढूंढ रहे हो, जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताया उसके आधार पे, या आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है उसके आधार पे आप नीचे कमेंट करके सवाल पूछेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली ज़रूर आंसर करूँगा। तो आपके सवालों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।